हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 का सारे सब्जेक्ट क्लास 9 से 12 तक सीटेट लूसेंट का बुक सारे चीज़ का वीडियो इस पर चलता है, तो आपको जो भी उपयोगी लगे आप उसको देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th के हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज हम लोग पार्ट 3 का पार्ट 3 चलाने वाले हैं, मतलब आज ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। हिंदी है गोधूली गदखंड का तीसरा चैप्टर है। पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर, स्पेशली बिहार बोर्ड का है ये। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, आसानी से देखें इसको आप लोग। और आज ये चैप्टर खत्म होगा, इसके जस्ट बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। मतलब बताते हैं कि इंडिया में आप केवल भाषा ही नहीं जानेंगे, वहाँ पे व्याकरण के आधार पर भाषाएं बोली जाती है, व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण होता है। वहाँ आपको आर्य द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुड़ी, बुची, हुड़, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों और विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। मतलब इंडिया में केवल वहाँ की अपनी भाषा नहीं है, विदेशों की सारी भाषाएं वहाँ पर उपलब्ध है। चाहे यूनान का हो, हुड़ का हो, अरब का हो, ईरान का हो, मुगलों का हो, सभी के सभी भाषाएं वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के कैसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा, जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी उनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसी प्रवृत्ति विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करती है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का संयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। विद्यमान मतलब उपस्थित है। मतलब आपको अगर जिंदगी के बारे में समझना है, न्याय प्रणाली को समझना है, तो आप भारत की ग्राम पंचायत प्रणाली को जाकर देखिए। आपको न्याय कैसे होता है, कैसे लोगों को न्याय मिलता है, इन सारे चीज़ों पे आपको गर्व होगा। अगला पैराग्राफ है, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य शोषण सियाड़ रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत किसकी भूमि है, तो हम कहेंगे ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। किनकी जन्मभूमि है? बौद्ध धर्म की, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म इसी देश में हुआ था। पारसियों के जरथ्रुस धर्म की शरण स्थली है। मतलब यहाँ पे पारसी के जो पारसी लोग अपना धर्म मानते हैं जरथ्रुस धर्म, तो उनकी ये शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। मतलब आप जब भारत जाएंगे तो आपको लगेगा कि भारत की कितनी प्राचीन मतलब इतिहास है। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदस्यता की जगाने वाली पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल जाते हैं। अगला पैराग्राफ है,
मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वप्न के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। मतलब भारत किसी मायने में आप उसको दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते हैं। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का हर क्षेत्र हो, या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो, या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प कला को हो, अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या न चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। अगला पैराग्राफ है, यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्यान, विवेचन कर लें तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मतलब उनका मानना है कि हमारे देश के, मतलब खुद वो अपने देश के बताते हैं कि चाहे हम लोग सारे ग्रंथों की जगह कर दें, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। मतलब सबसे पुरानी भाषा है। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशयी क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। मतलब संस्कृत जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है। माना जाता है कि इसके पहले कोई भाषा नहीं थी। सभी भाषाओं का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत तत्व, प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है, और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ तो साम्य अवश्य है। साम्य मतलब होता है बराबरी। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गोथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। मतलब इसके पहले बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन उससे अन्य भाषाओं का कोई संपर्क नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ही संस्कृत आया, सभी भाषाओं से ये जुड़ गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। अग्रजा मतलब होता है बड़ी बहन। उससे हमें ऐसी बहुत सी बात ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि, मतलब आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं, लैटिन का इग्निस, लैटिन में इग्निस बोलते हैं आग को, मिल जाता है, तो हम निभ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन अग्निस और स्कोटिक भाषा के इंग्ले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी शब्द से परिचित थी, भले ही वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हों। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बात बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने के पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावनिक में माइस, और पुरानी उस जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु
भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था और उसका नाम मूस भी रख दिया गया था, ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता और संस्कृति अवस्था का कुछ कमोवेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत और यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। पृथक मतलब होता है अलग होना। और यह भी उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मच कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के युग से बना हुआ अस्मि, ग्रीक एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकते हैं। मतलब कि जो संस्कृत का शब्द है वो केवल आपको भारत में ही मिल सकते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा सीख कभी न सिखा पाते। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि उस साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे समय काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में कैसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के से भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम समान धातु रूप से आम पट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य न उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई हैं। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और अब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसे ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्य अभिभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य के भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो
निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रलय मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपने जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचे थे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में। उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने थी। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक लालच और उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वरक क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। मैं ये कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितना बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उनके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर के शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूं कहें कि आज वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उनके लिए विजय प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। तो देखिए इस तरह चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। थोड़ा सा ये चैप्टर नीरस है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं समझाया गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।